हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाली क्लास में पंचायतों के बारे में पढ़ा था, बीआर समिति के बारे में पढ़ा था, 1922 विकास कार्यक्रम के बारे में, सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, बाद में 1957 में बीआर मेहता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता उन्होंने ही किस कमेटी का गठन किया था? बीआर कमेटी का गठन किया था, जो पंचायतों को लेकर थी। इसलिए उन्हें पंचायतों का जन्मदाता भी कहा जाता है, बीआर मेहता को। ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता जो थे वो गुजरात के सेकंड क्या थे? हमारे सीएम रहे थे। गुजरात के सेकंड सीएम थे। गुजरात में ही उनका जन्म हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी थे। और उन्होंने 3 स्तर की कमेटी का क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था, जिसे आज तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इतना सब कुछ हमने पहले वाली क्लास में डिटेल के साथ पढ़ लिया था। आई होप आपको वो सभी पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का जो हमारा टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता की 3 स्तर की जो कमेटी थी वो हमने पढ़ ली थी। उन 3 स्तर पर 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है। जिस प्रकार से एक क्या होती है हमारे यहाँ पर? पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद क्या बनाई जाती है? ग्राम समिति। क्या बनती है इसके बाद में? ग्राम समिति। ग्राम समिति के बाद क्या बनता है? जिला परिषद। क्या बनता है? जिला परिषद। तो ग्राम समिति को हम क्या कह सकते हैं? ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक को इकट्ठा करके ही बनाई जाती है। मतलब गांव को इकट्ठा करके एक एक ब्लॉक बनाया जाता है और फिर किसका गठन होता है? हमारे यहाँ पर ब्लॉक समिति का गठन होता है। तो ये सब के बारे में हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 1959 में सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों का गठन हुआ। आप सभी को पता है 1977 तक, मतलब 1952 से लेकर 1977 तक जितने भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, सभी कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। किससे थे? कांग्रेस से। तो कांग्रेस का यहाँ पर क्या था? बोलबाला था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया था। तो उसके बाद जब 1977 में आपातकाल हटा 2 साल के बाद में, तब यहाँ पर लोग जो थे वो इंदिरा गांधी से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, मतलब इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था? बिना ही बात की इमरजेंसी लगा दी थी अपनी गद्दी बचाने के लिए। और जिस तरीके से अखबार बंद हो गए, टेलीविजन बंद हो गया, 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे। तो अगर अब आज के समय में ऐसा हो जाए तो आप कितने परेशान हो जाएंगे, है ना? तो उस समय में 2 साल तक लगभग क्या रही थी? हमारे यहाँ इमरजेंसी रही थी। तो लोगों ने इनको सबक सिखाने के लिए क्या किया? हटा दिया पीएम की कुर्सी से, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना, लोकतंत्र है हमारे देश में। तो हम जिसे भी चाहें उसे वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ये तो हमारे ही हाथ में है। तो उस प्रकार वहाँ लोग, उस समय में लोग क्या थे? बहुत ही मतलब इतने ज्यादा परेशान हो गए थे इंदिरा गांधी से, तो उन्होंने क्या किया? इनको हटा दिया। और उसके बाद में सरकार आई थी मोरारजी देसाई की। 1977 में किसकी सरकार आई? 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। किसकी सरकार आई? जनता पार्टी। तो जनता पार्टी, मोरारजी देसाई। जिस प्रकार मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्हें लगा कि जो यहाँ पर क्या है, 3 स्तर का त्रिस्तरीय क्या है? पंचायत है, तो इसको बदला जाए, इसमें कुछ चेंज किए जाए। क्योंकि इसे बने हुए भी लगभग 20 साल के अराउंड हो गया था। अगर कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, परंतु इनके ऊपर क्या पड़ा? ये चीज इनकी उल्टी पड़ गई, है ना? तो ये जो इन्होंने एक कमेटी का गठन किया अपनी अध्यक्षता में, और उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। तो 1977 में किसका गठन हुआ? अशोक मेहता समिति का। और वो कमेटी कब बनी थी? 1957 में। तो लगभग 20 साल के बाद में एक और कमेटी बनाई गई, जिसे बनाया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। जिसे किस लिए बनाया गया था? इसको रिप्लेस करने के लिए। बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी, 3 स्तर की कमेटी थी, उसको क्या करने के लिए बनाया गया था? रिप्लेस करने के लिए। तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में जब यहाँ मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उनकी सरकार के समय में हमारे यहाँ किसका गठन हुआ? एक कमेटी का गठन हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? अशोक मेहता समिति। तो 1977 में क्या बनी हमारे यहाँ? अशोक मेहता तो हमारे यहाँ पर 1977 में अशोक मेहता समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। और इन्होंने एक सुझाव दिया। इन्होंने उस बलवंत राय मेहता की 3 स्तर की कमेटी थी, उसको रिप्लेस करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया और उसको क्या किया? 2 स्तर के बनाने की बात कही थी। इन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर एक तो ग्राम पंचायत को भी इन्होंने हटा दिया, मंडल पंचायत का नाम दिया था। क्या कहा था?
एक तो मंडल पंचायत होनी चाहिए यहाँ पर और एक होनी चाहिए जिला पंचायत। अब आप देखेंगे गांव में क्या होते हैं, मंडल होते हैं, और उनका कहना था कि मंडल बनाए जाए, यहाँ पर अलग अलग मंडल आते हैं, अलग अलग गांव आते हैं, और एक क्या बनाया जाए, जिला पंचायत बनाई जाए। बीच का जो इनका मेन था ब्लॉक समिति, उसको क्या किया इन्होंने, हटा दिया। ब्लॉक समिति जो थी उसको हटाने का काम कहा, मतलब इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि जो ब्लॉक समिति है इसका बीच में कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दे और इसको क्या करे, 2 स्तर की कर दे, द्विसदन मतलब द्विस्तर बना दिया जाए, ठीक है। और वो कितने स्तर की थी, हमारे 3 स्तर की थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया भी था कि जो ब्लॉक समिति होती है वो इन दोनों के बीच में काम करती है ना। यहाँ पे उसकी रिपोर्ट उसको देगी और उसकी रिपोर्ट उसको देगी, परंतु इन्होंने बीच की जो कड़ी थी उसको ही समाप्त करने की बात कही, जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे सही नहीं थी। आप अपने आप ही सोचिए, क्या वो वाली समिति सही थी या ये वाली समिति सही थी? तो आप अगर सोचेंगे तो आप बताएंगे कि वो समिति जो है वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि तीनों स्तर पर उसमें काम हो रहा था, सभी के लिए काम किया जा रहा था। इसमें क्या है, मंडल पंचायत बना दी और जिला पंचायत बना दी, परंतु इनकी जो समिति है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई और मोरारजी देसाई की सरकार क्या है, हट गई, क्योंकि इनकी सरकार में बहुत घपलेबाजियां हुई थी, मतलब गड़बड़ झाला बहुत था इनके समय में। मोरारजी देसाई ने क्या बनाई, जनता पार्टी बनाई, और इन्हीं से क्या हो गए, इनके जो लोग थे वो इनकी पार्टियां छोड़ छोड़कर भागने लगे और अपनी अलग अलग पार्टियों का गठन करने लगे। जिस प्रकार से जो आज बीजेपी है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानते हैं, वो भी इन्हीं से अलग होकर बनी थी। किससे, जनता पार्टी से। तो सभी अपनी अपनी पार्टियां बनाने लगे, कोई जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, है ना, अलग अलग नाम दे दिया उसको, और अपनी सरकार, जो इनकी सरकार है वो इन्हें गिरती हुई दिखाई दी, और अपनी सरकार मतलब इनकी जो सरकार है वो चली गई। तो गड़बड़ झाला होने की वजह से 1970 के बाद इनकी जो सरकार है वो वहां से चली गई थी, और फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो वापस आ गई। तो इस प्रकार जो अशोक मेहता समिति है, इसका गठन तो जरूर किया गया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। तो 1977 की जो रिपोर्ट है अशोक मेहता समिति की, इसको लागू नहीं किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये लागू नहीं हुई थी, ठीक है। कौन सी, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति कितने स्तर की थी, आपके 2 स्तर की थी, 1977 में आई थी। इस समय जो सरकार थी जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उनकी सरकार में बहुत गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से जो इनकी जो सरकार है वो गिर गई। सरकार गिरने की वजह से फिर वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आई, और इंदिरा गांधी की सरकार आते ही इन्होंने इसको पूरी तरह से काटा लगा दिया, ठीक है, और इसको दिया गया, मतलब इसको लागू नहीं किया गया था। तो आज जितने भी हमारे यहाँ 3 स्तर की कमेटी है, और जिसे हमने क्या नाम दे रखा है, बलवंत राय मेहता समिति। हमारे यहाँ पर जितने भी पंचायतें हैं वो किन के आधार पर काम करती हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही हमारे यहाँ काम करती हैं। तो इसके लिए 4 तरह की कमेटी बनी थी पंचायतों के लिए, तो मैं वहां यहाँ लिख देती हूँ BA पास, ऐसे ही लिख देती हूँ BA पास, ठीक है, BA P और A। B से क्या है आपका, बलवंत राय मेहता, क्या है B से, बलवंत राय मेहता। A से क्या है, अशोक मेहता, क्या है, अशोक मेहता। P से है PV राव, क्या है, PV राव। इसके बाद है ML सिंघवी, क्या है, ML सिंघवी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 4 कमेटियां हैं जो किसके लिए बनाई गई हैं, पंचायतों के लिए बनाई गई। सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी थी, बलवंत राय मेहता, जो कब बनी है, सबसे पहली बार 1957 में। इसके बाद ए से क्या है, अशोक मेहता। अशोक मेहता कब बनी है, 1977 में। इसके बाद है PV राव, इसके बाद है ML सिंघवी। ML सिंघवी भी आपकी बहुत जरूरी है, 1989 के आसपास इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो दी थी, जब हमारे यहाँ पर किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, और हमारे यहाँ पर जो पंचायतें हैं उन्हें किसका दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी, इसके बाद अशोक मेहता, इसके बाद में PV राव, और इसके बाद ML सिंघवी। ML सिंघवी जो कमेटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद में जो हमारी पंचायतें हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके इनको जगह दी गई थी, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं ML सिंघवी कमेटी के बारे में। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको जितनी भी कमेटियां बनी हैं अब तक उन सब के बारे में पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से पंचायतों को लेकर समितियां बनी हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उनको लेकर जो कमेटी बनी है, मतलब जितनी भी कमेटियां हैं, जैसे राम मंदिर को लेकर जो कमेटी बनी, तो इस प्रकार से जितनी भी कमेटी
कमेटी है उन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगी। पर फिर मैंने इस कमेटी के बारे में देखा तो मैंने सोचा कि इसको बहुत एक्सप्लेन से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पंचायत वगैरह की हमारे यहाँ पोस्ट निकले हैं उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लीजिए, फिर जो मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी वो सभी कमेटियों के ऊपर बना दूंगी, क्योंकि उसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से गरीबी रेखा को मिटाने के लिए जो कमेटियां बनी थी उन सब के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इवन तो मैंने जो खुद एग्जाम्स दिए हैं उन हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो अभी हम जान लेते हैं किसके बारे में, एमएल सिंघवी की कमेटी के बारे में। जो एमएल सिंघवी कमेटी है किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, ये 1989 के आसपास बनी थी और इस समय किसकी सरकार थी भारत में, मतलब इंडिया में सरकार थी राजीव गांधी की। किसकी? राजीव गांधी जी ने किसका गठन करवाया, एक कमेटी का, एमएल सिंघवी। एमएल सिंघवी क्या कर रहे थे, उस कमेटी की अध्यक्षता की इन्होंने, और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो यहाँ पर सरकारें बनती है, मतलब हमारे यहाँ जो पंचायतें उनका क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, विकेंद्रीकरण, और क्या बना जाए, उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब यह है कि उसे क्या दी जाए, संविधान में जगह दी जाए। तो एमएल सिंघवी ने क्या कहा कि इसको क्या मिले, संविधान में जगह मिले। तो संविधान में जगह मिलने के लिए किसका गठन किया गया, हमारे यहाँ एमएल सिंघवी की कमेटी का गठन हुआ। इनके द्वारा कहा गया कि जो संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसके बाद में इन्होंने 1992 के आसपास हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट हुए, 2 अमेंडमेंट हुए थे। कौन से आप सभी जानते होंगे। पंचायतों को लेकर हमारे यहाँ पर 73वां संवैधानिक संशोधन कौन सा हुआ, 73वां संवैधानिक संशोधन, जिसके बाद से हमारे यहाँ पंचायतों को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो कब बनी थी ये कमेटी, 1992 में। कब? 1992 में ये अमेंडमेंट किया गया, इसे क्या नाम दिया गया, 73वां संवैधानिक संशोधन। और इसके बाद में ही एक और संशोधन किया गया था, जो किसके लिए था, जो नगर पंचायतों के लिए था। यानी कि जो हमारे ये छोटे मोटे शहर होते हैं, जिस प्रकार सिटीज होती है, उनमें क्या बनती है, नगर पंचायतें बनती है, हमारे गाँव में ग्राम पंचायतें होती है, ठीक है। तो एक और था 74वां संवैधानिक संशोधन। तो ये किसकी देन है, हमारे यहाँ पर राजीव गांधी जी की देन है, ठीक है। तो संवैधानिक संशोधन, तो इसको संविधान में दर्जा दिलाने का काम किसका रहा, राजीव गांधी का। और ये बना किसकी अध्यक्षता, किसने इस कमेटी की रिपोर्ट दी थी, एमएल सिंघवी ने। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, इसको लागू किया गया 1993 में। कब लागू, इसमें अमेंडमेंट किया गया और 1993 में ये लागू कर दिया गया, ठीक है। तो पंचायतों का गठन कब हुआ है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसका जो नाम है, मतलब इसके बारे में जो डिटेल से बताया गया है, हमारे यहाँ पर क्या है, संविधान संशोधन, ये अनुसूची में ऐड किया गया। तो इसके लिए 2 अनुसूचियां ऐड की गई थी। पहले हमारे यहाँ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज क्या है, हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां हैं। आप सभी जानते होंगे ये अमेंडमेंट के द्वारा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। पहले भूमि सुधार, उसके बाद में दल बदल, उसके बाद ये जो पंचायतों से संबंधित थी, तो इसे क्या नाम दिया गया, 11वीं अनुसूची। कौन सी है ये, 11वीं अनुसूची। तो आपसे पूछा जाए कि जो पंचायत हैं, पंचायतों का जिक्र कौन सी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा, तो पंचायतों का जो जिक्र है वो कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। कौन सी में है, 11वीं में, ठीक है। इसका जिक्र है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल है और भाग 9, कौन सा इसके लिए, भाग 9। भाग 9 में भी किसका जिक्र देखने को मिलता है आपको, पंचायत का। तो पंचायतों का जिक्र किसमें है, भाग 9 में। तो भाग 9 में क्या है, पंचायतों का जिक्र है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र है। भाग 9 में आर्टिकल 243 ओ से लेकर, ए से लेकर 243 ओ तक, तो 15 आर्टिकल इसके बीच में आते हैं। तो 243 ओ से, ए से 243 ओ तक, तो 15 आर्टिकल किसके बारे में है, पंचायतों के बारे में है, ठीक है। तो अगर आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो आप भूलेंगे नहीं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब मैंने अनुसूचियां पढ़ाई हैं, भाग पढ़ाए हैं, आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल के साथ में इनके बारे में बताया है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों से, जो किसकी सिफारिश पर आई थी, एमएल सिंघवी। एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में 73वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें टोटल टॉपिक्स कितने हैं, 29। कितने हैं, जिस प्रकार टॉपिक बांटे जाते हैं कि इस टॉपिक पर काम करेंगे, तो उसके लिए इसमें कितने टॉपिक दिए गए हैं, 29 टॉपिक है। इसके बाद क्या है, भाग 9 में भी किसका जिक्र है, आपके पंचायतों का। आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक किसका जिक्र आता है,
पंचायतों का जिक्र आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बी.आर. मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर पी.वी. राव, इसके बाद चौथे कौन थे, एम.एल. सिंघवी। एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में राजीव गांधी सरकार की, जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय में इस कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने सुझाव दिया कि क्या किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और उसके बाद हमारे इंडिया में क्या हुआ, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसमें कितने टॉपिक रखे गए, 29। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां, जो हमारा पंचायत है। तो हर स्टेट ने अपने अलग अलग यहाँ पर क्या कर लिया, पंचायतों का गठन कर लिया। आई होप यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पंचायत जो है उनका गठन नहीं किया गया। एक तो आपकी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। दिल्ली में पंचायतों का गठन इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली में गांव ही नहीं है, तो जहाँ गांव नहीं होंगे वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक बात है कि क्या नहीं होगा, पंचायतें नहीं होंगी। तो आपके दिल्ली में क्या नहीं है, एक तो दिल्ली में पंचायत नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पंचायत नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे, दिल्ली में किसका गठन नहीं किया गया, पंचायतों का। 3 स्टेट और ऐसी हैं जहाँ पर क्या नहीं है, पंचायत नहीं है। ये आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर इनका गठन नहीं किया गया। जिस तरह से मेघालय है, स्टेट है नागालैंड, मेघालय, और एक है मिजोरम। क्या है, मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तो ये 3 स्टेट ऐसी है जहाँ पर क्या नहीं है, पंचायत नहीं है। और दिल्ली में भी क्या नहीं है, पंचायत नहीं है। यहाँ पर मतलब इनका जो खुद का शासन होता है, पंचायत नहीं है। यहाँ पैसा एक्ट लागू होता है, मतलब इस तरीके का जो आपके एसटी का जो लॉ है वो यहाँ लागू होता है, अलग से इनके लिए कानून है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके की पंचायतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपके पंचायतें नहीं है। कहाँ कहाँ, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि ये क्या है आपके मैंने आपको अनुसूचियों में भी पढ़ाया है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची इन्हीं के बारे में है, वहां मैंने आपको डिटेल्स इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये दिल्ली में पंचायत नहीं है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तो ये 4 क्या हमारे ऐसे मतलब स्टेट्स हैं जहाँ क्या नहीं है, पंचायत नहीं है। एक यूनियन टेरिटरी है और 3 स्टेट हैं, तो 2 एम 1 न। तो मेघालय मिजोरम क्या कहते हैं, हमें नहीं चाहिए, तो मेघालय मिजोरम के पास नहीं है, यानी कि मेघालय मिजोरम और नागालैंड के पास पंचायतें नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या काम है। ठीक, और ये क्या कब बनाई जाती है, इसके सदस्य कौन होते हैं, यहाँ वोट कौन देता है, इसके लिए मतलब जो इलेक्शंस हैं वो कौन कराता है, तो उन सब के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो पंचायतें होती हैं, जिस प्रकार आपके यहाँ जिस प्रकार राज्य सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, केंद्र सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसी प्रकार से आपके यहाँ पर जो पंचायतें होती है उनका गठन भी कितने साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए उनका गठन होता है। और इनके जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। उनके लिए जो मतदान होता है वो कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, उसमें जो वोट डाले जाते हैं उसके बारे में ऐसा नहीं बताया जाता कि किसने किसको वोट दिया है। तो ये जो मतदान होगा वो सीक्रेट होता है, परंतु प्रत्यक्ष होता है। सीधे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसमें वोट डालते हैं। और इसमें जो वोट डालने की हमारी आयु आप सभी को पता ही है कि कितनी है, 18 साल है। और महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायत एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें किसको आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को। नहीं तो आप देखेंगे कि जो राज्य सरकार है, जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, आरक्षण नहीं है। वहां पर महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित नहीं है। हाँ, मतलब जो आपके अनुसूचित जाति है उसके लिए क्या है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए आपके जो संविधान है वहां पर आरक्षण का मतलब आरक्षण देने का प्रस्ताव है, आरक्षण देने की बात है, होती है, लोकसभाएं होती है, वहां पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। वहां केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही आरक्षण प्राप्त है। परंतु आपकी जो पंचायत है ना, पंचायत ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर किसको आरक्षण प्राप्त है, महिलाओं को। पहले महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था, 33%। हर स्टेट में कितना आरक्षण दिया जाता था महिलाओं को, 33% था। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया। मतलब भारत सरकार ने क्या की, इसकी अनुमति दे दी है कि अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब कई स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर पूरा 50% आरक्षण जो है वो लागू कर लिया है। ठीक है, बिहार ऐसी स्टेट है जिसने सबसे पहली बार महिलाओं को क्या दिया, पंचायत में आरक्षण दिया था। तो महिलाओं को आरक्षण कितना है, पहले कितना था, 33%, अब कितना है, 50%। ठीक है, और ये आरक्षण कब से मिलना शुरू हो रहा है, जब आपके यहाँ पर पंचायतों का गठन हुआ था, यानी कि जब आपके यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को 1993 में, तभी से यहाँ क्या हो गया था,
महिलाओं को आरक्षण मिला था। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य जो चुनाव है आपके, अब यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकारों में चुनाव होते हैं, भारत सरकार के चुनाव होते हैं, तो अलग अलग चुनाव के लिए चुनाव आयोग काम करता है। जिस प्रकार आपके यहाँ राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उसके लिए जो चुनाव है वो कौन कराती है? आपका चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, जो सबसे सुप्रीम है, ऊपर बैठा है। परंतु आपके यहाँ पर क्या है, जो राज्य चुनाव आयोग है वो आपके राज्य के चुनाव नहीं कराता। आपको ये बात याद रखनी है, जो राज्य चुनाव आयोग होते हैं वो सिर्फ किसके लिए होते हैं? पंचायतों के चुनाव कराने के लिए होते हैं, ठीक है। राज्य के जितने भी इलेक्शन होंगे, विधानसभा इलेक्शन ये नहीं कराता है, ये केवल किसके इलेक्शन कराता है? पंचायत के, ठीक है। तो इसीलिए ही इसका गठन किया जाता है। लेकिन अगर आप एक बात और नोट करें कि यहाँ पर जो पंचायत के इलेक्शन है ये कब होंगे, इसका जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो चुनाव करवाने का जो निर्णय है वो कौन लेती है? आपकी राज्य सरकारें लेती हैं। लेकिन जो चुनाव है वो किसके द्वारा आयोजित कराए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तभी से राज्य चुनाव आयोग को इसमें शामिल कर दिया गया। इसी के द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। और तीनों स्तर पर जो पंचायत होते हैं वो सीधे कौन करती है? जनता करती है। और तीनों स्तर के पंचायती किसके द्वारा कराए जाते हैं? इलेक्शन जो है वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जानबूझकर आपको फंसाने के लिए ऐसा पूछेगा कि बताइए जो राज्य चुनाव आयोग है क्या वो राज्य के चुनाव कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा ताकि आप इसमें क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। अब जिस बच्चे ने इसके बारे में नहीं पढ़ा कि राज्य चुनाव आयोग किसके बारे में, किसके चुनाव कराएगा, तो वो तो भागकर राज्य के ऊपर टिक कर देगा, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है राज्य चुनाव आयोग लिखा है, परंतु ये बिल्कुल अपोजिट है। ये राज्य के चुनाव नहीं कराता है। किसके चुनाव कराता है? आपके पंचायत के चुनाव कराता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद मैंने लिखा है इसके लिए क्या बनाया गया? राज्य वित्त आयोग बनाया गया। जिस प्रकार आपके देश में क्या है? एक वित्त आयोग है, उसी प्रकार राज्य में भी एक वित्त आयोग बनाया गया है। और ये क्या करता है? पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए होता है, ठीक है। इसका जो सदस्य बनेगा 5 साल के लिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है, मतलब उन्हें पैसे देने का काम करता है कि कहाँ पर, किस एरिया में कितना पैसा देना है। तो ये किसके द्वारा होता है? आपके राज्य वित्त आयोग के द्वारा। इसके बाद है पंचायत के सदस्यों की योग्यता जो है वो कितनी होती है, यानी कि पंचायत का जो इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत के सदस्य बनते हैं, वो कितने एज के होते हैं? 21 ईयर्स के, ठीक है। 21 साल उनकी आयु होनी चाहिए। लेकिन इनको वोट कौन दे सकता है? 18 साल के, जो जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? इसमें वोट दे सकते हैं। लेकिन इनके सदस्यों की आयु कितनी है? 21 वर्ष, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका जितना भी था मैंने टॉपिक आपका कवर करा दिया है। कार्यकाल 5 साल होगा। महिलाओं को आरक्षण 33% था, अब इस आरक्षण को कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है, राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। टोटल 29 टॉपिक इसमें आते हैं। कितने टॉपिक्स है? 29। तो पंचायतों में कितने टॉपिक्स? आपके 29 टॉपिक्स पर कौन काम करती हैं? पंचायतें काम करती हैं। और यहाँ पर क्या है? पंचायतों के सदस्यों की योग्यता 21 साल है। और ये तीनों स्तर के जो इलेक्शन है, जितने भी तीनों स्तर के, जिस प्रकार 3 स्तर की कमेटी थी आपकी, है ना, 3 स्तर की यहाँ पंचायतें होती है, तो उन्हीं के जितने भी इलेक्शन है वो सब कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। और तीनों जनता के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो हमारी रहेगी प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो हमारी कितनी भी वीडियोस में कंप्लीट हो, पर हम उनके बारे में कंप्लीट जान लेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट उसमें से रह ना जाए, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको पूरा अच्छे से कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।